brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आज के शो में देखिए, ब्रिटेन अपने यहाँ आए लोगों को रवांडा क्यों भेज रहा है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट क्यों बढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ब्रिटेन के रवांडा प्लान की। The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now, of course, that is later than we wanted, but we have always been clear that processing will take time, and if Labour peers had not spent weeks holding up the bill in the House of Lords to try to block these flights altogether, we would have begun this process weeks ago. And the success of this deterrent doesn't rest on one flight alone. It rests on the relentless, continual process of successfully and permanently removing people to Rwanda with a regular rhythm of multiple flights every month over the summer and beyond until the boats are stopped. ब्रिटेन से लगभग 7,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, नाम है रवांडा। पूरी दुनिया रवांडा को 1994 में हुए वीभत्स नरसंहार के लिए याद रखती है। इस नरसंहार में 100 दिनों के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी। कालांतर में मुल्क में स्थिरता आई, फिर भी ये विकास के अधिकतर मानकों पर पीछे है। बेरोजगारी दर लगभग 17% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 96 नंबर पर यह आता है। महज 57% लोगों के पास साफ पानी का एक्सेस है। मानवाधिकार उल्लंघन और प्रेस फ्रीडम के मामले में भी रवांडा फिसड्डी है। और तो और फरवरी 2021 में रवांडा में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि रवांडा शरणार्थियों का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में हमले के लिए कर रहा है। नवंबर 2023 में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, रवांडा शरणार्थियों के लिए सुरक्षित देश नहीं है, वहां उनके साथ मानवाधिकार उल्लंघन हो सकता है। इस फैसले के बाद ब्रिटेन की सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। कौन सा प्रोजेक्ट? अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचे लोगों को रवांडा में डंप करने का। ब्रिटेन में हर साल हजारों लोग बसने के इरादे से जाते हैं। बहुत सारे लोग वैध तरीके से यानी ज़रूरी दस्तावेज लेकर जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़रूरी कागजात नहीं होते, तो वे अवैध तरीका अपनाते हैं। तस्करों को पैसा देकर अंदर घुसने की जुगत बढ़ाते हैं। ब्रिटेन की सीमा में दाखिल होते ही वे शरणार्थी बनने के लिए आवेदन कर देते हैं, फिर उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। उनके रहने खाने का खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ बरसों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ माहौल बना। आरोप लगे कि अवैध शरणार्थियों का भार आम लोग उठा रहे हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। फिर मार्च 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अवैध शरणार्थियों से निपटने के लिए नया प्लान लेकर आए। इसमें अवैध शरणार्थियों को किसी तीसरे देश में भेजने की व्यवस्था भी थी। हालांकि तब रवांडा का नाम नहीं आया था। मई 2021 में यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी ने इसका विरोध किया। कहा कि ब्रिटेन 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के संस्थापक देशों में से है। ये कन्वेंशन शरणार्थियों के अधिकारों की व्याख्या करता है। इसका बुनियादी मजमून था कि किसी शरणार्थी को ऐसे देश में नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान या आज़ादी पर खतरा हो। शरणार्थियों को घर, भोजन और शिक्षा का अधिकार देना संबंधित देश का कर्तव्य है। शरणार्थी का दर्जा किसी वॉर क्रिमिनल और संगीन अपराध के दोषियों को नहीं मिल सकता। यूएन का कहना था कि ब्रिटिश सरकार का प्लान रेफ्यूजी कन्वेंशन के खिलाफ है। फिर भी ब्रिटेन इससे पीछे नहीं हटा। जुलाई 2021 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने संसद में नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल पेश किया। इस बिल में 2 बड़े प्रस्ताव दर्ज थे। पहला, अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुसने वालों को अपराधी घोषित करना, और दूसरा, ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन करने वालों को किसी तीसरे देश में शिफ्ट करना और वहीं पर उनका एप्लीकेशन आगे बढ़ाना। ये बिल अप्रैल 2022 में कानून बन गया। इसके तहत बिना वीजा ब्रिटेन में एंट्री को अपराध बना दिया गया। प्रवासियों को हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने का सीधा अधिकार गृह मंत्रालय के पास चला गया। गिरफ्तारी के शुरुआती 28 दिनों तक प्रवासियों के पास से जमानत या न्यायिक अपील का अधिकार भी छीन लिया गया। उसी महीने ब्रिटेन ने रवांडा के साथ 5 वर्षों के लिए डील की। इस डील के तहत रवांडा ब्रिटेन पहुंचे शरणार्थियों को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हो गया। बदले में ब्रिटेन ने रवांडा को 1,500 करोड़ रुपए दिए। फिर आई 14 जून 2022 की तारीख। ब्रिटेन से शरणार्थियों को लेकर रवांडा जाने वाली पहली फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने चार्टर प्लेन किराए पर लिया था। पहली फ्लाइट में 130 लोगों को भेजने की योजना थी, मगर कईयों ने सरकार के फैसले को अलग अलग कोर्ट में चुनौती दी। कुछ लोग यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स गए। ये यूरोप के देशों में मानवाधिकार के मसलों पर सुनवाई करती है। ब्रिटेन इसका सिग्नेटरी है।
ECHR ने फ्लाइट की उड़ान से कुछ मिनट पहले ब्रिटिश सरकार का फैसला पलट दिया। फ्लाइट रुक गई और अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजने का प्लान फंस गया। इसके कुछ समय बाद ही बोरिस जॉनसन की सरकार खतरे में आ गई। सितंबर 2022 में जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, मगर उन्हें 2 महीने के अंदर ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद ऋषि सुनक ने कुर्सी संभाली। इस उथल पुथल के बीच रवांडा प्लान ठंडे बस्ते में चला गया था, मगर सुनक ने इसको बाहर निकाला। पीएम बनते ही उन्होंने ब्रिटेन की जनता से 5 वादे किए। उनमें से एक वादा था अवैध प्रवासियों की समस्या सुलझाना। इस कैंपेन को उन्होंने स्टॉप दी बोट नाम दिया। ये नाम क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की बड़ी तादाद समंदर के रास्ते नाव से ही आती है, पर यह तो सांकेतिक नाम था। सुनक का मकसद सभी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजना था, चाहे वो बोट से आए हों या किसी और जरिए से। मार्च 2023 में सुनक सरकार में गृह मंत्री स्वेला ब्रेवरमैन इलीगल माइग्रेशन बिल लेकर आई। जुलाई 2023 में ये बिल कानून बन गया। इसके तहत ब्रिटेन आए शरणार्थियों की किस्मत की डोर गृह मंत्रालय के हाथों में सौंप दी गई। वैध और अवैध शरणार्थी तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को मिला। इस कानून ने शरणार्थियों को वापस उनके देश या किसी तीसरे सुरक्षित देश, मसलन रवांडा, भेजने की इजाजत दी। उसी तीसरे देश में उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होना था। हालांकि शरणार्थी का स्टेटस मिलने के बावजूद उन्हें ब्रिटेन में एंट्री की इजाजत नहीं मिलती, उन्हें रवांडा में ही रहना पड़ता। इस बीच शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना को ब्रिटेन की अलग अलग अदालतों में चुनौती दी गई। एक केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रवांडा पॉलिसी को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रवांडा को शरणार्थियों के लिए सुरक्षित देश नहीं माना जा सकता। रवांडा में इन लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद भी सुनक सरकार नहीं रुकी। दिसंबर 2023 में उन्होंने रवांडा के साथ एक नया समझौता किया। इसमें शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की बात थी। साथ ही वादा भी था कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बावजूद उन्हें रवांडा से नहीं निकाला जाएगा। समझौते के अगले ही दिन सुनक सरकार नया बिल लेकर आई। इसको सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल कहा गया। इसमें रवांडा को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित देश का दर्जा देने का प्रस्ताव था। बड़ी मशक्कतों के बाद 22 अप्रैल 2024 को यह बिल ब्रिटेन की संसद में पास हो गया। 23 अप्रैल को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के बाद बिल कानून की शक्ल ले लेगा। कानून बनते ही रवांडा आधिकारिक तौर पर शरणार्थियों के लिए सुरक्षित देश बन जाएगा, यानी ब्रिटेन की अदालत में असुरक्षा के आधार पर रवांडा प्लान को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ब्रिटेन के लिए प्लान इतना अहम क्यों है, इसको 4 पॉइंट्स में बताते हैं। नंबर 1, अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या। ब्रिटेन में इस समय लाखों अवैध प्रवासी रह रहे हैं। अकेले 2022 में 45,700 से अधिक प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचे। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूएन कन्वेंशन ने शरणार्थियों को कई अधिकार दिए हैं। एक बार सीमा में दाखिल होने के बाद किसी शरणार्थी को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। उन्हें शरण के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है। शरण के लिए लगभग 1 लाख आवेदन अभी भी पेंडिंग है। नंबर 2, बढ़ता खर्च। इंटरनेशनल लॉ के तहत ब्रिटेन ऐसे प्रवासियों को मेडिकल समेत दूसरी सुविधाएं देने के लिए बाध्य है। प्रवासियों को ब्रिटेन की सरकार की तरफ से घर और भत्ता भी मिलता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय ब्रिटेन ऐसे आवेदन करने वाले प्रवासियों पर 82 करोड़ रुपए से ज्यादा रोजाना खर्च करता है। ये रकम साल भर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच जाती है। इससे सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर अतिरिक्त जोर पड़ रहा है। नंबर 3, बढ़ता क्राइम। जानकारों का कहना है जब अवैध प्रवासी ब्रिटेन या किसी दूसरे यूरोपीय देश में जाते हैं तो अक्सर उनके पास रोजगार नहीं होता। ऐसे में वो क्रिमिनल गैंग्स के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे अपराध बढ़ता है। नंबर 4, सुरक्षा। ब्रिटेन की सरकार का ये भी कहना है कि शरणार्थी अक्सर जोखिम भरे रास्तों से ब्रिटेन पहुंचते हैं। कई बार इनके रास्ते में मौत हो जाती है। ऐसे में हम इन लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। रवांडा प्लान का इंडिया कनेक्शन भी आपको बताते हैं। 2023 में 1000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचे थे। 2023 में ही 5000 से ज्यादा भारतीयों ने शरण के लिए आवेदन किया था। अगर ये प्लान जमीन पर उतरता है तो रवांडा भेजे जाने वाले कई भारतीय भी इसमें शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम से संपर्क किया। हमने उनसे पूछा, ऋषि सुनक सरकार अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन से बाहर निकालने पर इतना जोर क्यों दे रही है? अवैध प्रवासियों का मुद्दा इतना अहम कैसे बना? ये एक विवाद बना रहता है, खास तौर पर जो अति दक्षिण पंथी पार्टियां हैं, यानी फार राइट विंग की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या रहती है कि भाई बाहर से बहुत ज्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो ये, क्योंकि आइलैंड है, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से और छोटी जगह है, तो कैसे होगा बाकी लोगों का। तो ये इशू ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में और सब जगह रहता है, बल्कि भारत में भी रहता है, जबकि इतना बड़ा देश है और सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये कि बार बार रिफ्यूजीज बाहर से कौन आ रहे हैं उनको ना आने दिया जाए, घुसपैठिए वगैरह, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होता है। यहाँ यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन
68 मिलियन के आसपास आबादी है। 68 मिलियन की यहाँ पे आबादी है आज की तारीख में। और समझाइए जाता है कि तकरीबन हर साल 80 से 85 हजार लोग यहाँ पर आके एसाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आएंगे तो उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए। मतलब ये कि जो NHS सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसको भी इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्कूल्स और फिर रहने सहने खाने का प्रोग्राम, फिर उनके लिए रोजगार। तो ये इश्यूज तो हैं यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं वो इसलिए भी आते हैं कि किसी हद तक बहुत सारे जो क्राइसिस हैं दुनिया भर में, जो संकट हैं, उनको कहीं पैदा करने में या ना रोकने में या उनको बढ़ने देने में इस देश का भी हाथ होता है। मतलब ये कि कहीं पे गृह युद्ध हो रहा है, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे, अब मिसाल के तौर पे गजा को ले लीजिए। अब गजा में तकरीबन 2 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो पूरी तरह से आसपास, और जो फलस्तीनी है वो परेशान है। उनमें से अगर फर्ज करिए कि 1 लाख 2 लाख बाहर निकल के कहीं आना चाहते हैं, तो उसमें से हो सकता है 10-20 हजार इस मुल्क में भी आएंगे। उनको लगता है कि उनका हक है, कहाँ जाए फिर, है ना। तो मतलब ये कि दुनिया भर में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बढ़ते रहेंगे, तो जो खाते पीते थोड़े बहुत समृद्ध देश हैं वहां पे रिफ्यूजीज आएंगे। क्या रवांडा पॉलिसी से प्रवासियों का मसला पूरी तरह सुलझ जाएगा? आगे की चुनौतियां क्या क्या हैं? ब्रिटेन बहुत सारी चीजें कर सकता है जो यहाँ पे लोग कहते हैं, खास तौर पे वो संस्थाएं जो रिफ्यूजीज को हैंडल करती हैं और जो एक्सपर्ट हैं, टीकाकार हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन को पहली बात तो ये है कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसियों को ठीक करना होगा। क्योंकि दुनिया भर में अगर फर्ज कीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो आप ना कि उनको बढ़ाएं बल्कि उनको कंटेन करें, कि किसी तरह से फिर लोग अपनी ही जगहों पे शांत रहेंगे। दूसरी बात यह कि जो अमीर गरीब देशों में फासला है उसको थोड़ा कम करना होगा, कि जो भी गरीब देश हैं वो बहुत ज्यादा गरीब ना हो, तो कि अपने यहाँ ही लोगों को शिक्षा दे सकें, रोजगार दे सकें। रवांडा पॉलिसी का एक विरोध जेन्युइन शरणार्थियों से जुड़ा है। कहा जा रहा है इस पॉलिसी की चपेट में ऐसे अफगान शरणार्थी भी आएंगे जिन्होंने अफगानिस्तान वॉर में ब्रिटेन की मदद की थी। कई ऐसे शरणार्थी भी हैं जो वाकई में अपने देश में जान का खतरा झेल रहे हैं। रवांडा में भी उनकी जान को खतरा होने की आशंका हो सकती है। उन्हें बचाने के लिए ब्रिटेन सरकार क्या करने वाली है? देखिए, कल शाम में और रात भर जिस बात पे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चा रही, और बार बार जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सीनियर मेंबर्स से उन्होंने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस कानून में संशोधन करिए, तरमीम करिए, अमेंडमेंट करिए, और उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश रखिए खास तौर पर कि अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे उनको मत भेजिए रवांडा, उनके एप्लीकेशन को कंसीडर कीजिए, इसलिए कि वहां पे एक बड़ी तादाद ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि यहाँ की फौज की मदद की है, फौज के साथ मिलकर काम किया है। और इस मुल्क की फौज का फर्ज है, इस मुल्क का फर्ज है कि उन लोगों को उनके हाल पे वहां ना छोड़ा जाए। हालांकि उनको ये छोड़ के आ चुके हैं, एक लंबा अरसा हो गया इस बात को, और यहाँ पे ये विवाद चलता रहता है कि बहुत गलत किया ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन की फौज ने भी। एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको इस यहाँ पे आ जाना चाहिए था, उनको असाइलम दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो बहरहाल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यही डिबेट का मुद्दा था। या फिर ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहां पे अगर आप उनको भेज देंगे वापस, तो वहां उनकी जान को खतरा है। लेकिन ये देश वहां तो नहीं भेज रहा है, इसलिए कि वो तो बड़ा गैर कानूनी काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहस ही ये थी, बात ये थी कि उनको रवांडा भेजना है। तो किसी तरह से इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये यकीन दिला दिया है कि लॉर्ड्स की ये फिक्र ठीक नहीं है। रवांडा सबके लिए सेफ है। अब वो अफगानिस्तान से आएंगे या कहीं और से आएंगे, लेकिन जहां पे भी उनको रवांडा भेजा जाएगा, और रवांडा से उनको ये भी गारंटी होगी कि खास तौर पे ऐसे मुल्क जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे वॉर हो रही है, जहाँ बुरा हाल है, वहां पे नहीं भेजा जाएगा। इस तरह के आश्वासन इन्होंने दिए हैं, तब कहीं जाके ये बिल पास हुआ है। कहा जा रहा है रवांडा पॉलिसी ऋषि सुनक का पब्लिसिटी स्टंट है। असल में वो अगले आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगले आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। लेबर पार्टी ने कहा है कि उनकी सरकार रवांडा पॉलिसी को पलट देगी। अवैध प्रवासियों का मुद्दा आने वाले चुनाव पर कितना असर डाल सकता है? रवांडा पॉलिसी का ऋषि सुनक को फायदा होगा या फिर नुकसान? एक तरह से ये समझा जा रहा है कि ऋषि सुनक ने ये जो काम किया है वो किसी तरह से अपनी पार्टी के डिसग्रंटल्ड एलिमेंट को अपने साथ में लाने के लिए किया है, कि देखिए हम रिफ्यूजीज को रोकने के लिए और जो बाहर से जो इमिग्रेशन हो रहा है इलीगल, उसके लिए कदम उठा रहे हैं। तो कहते हैं अंग्रेजी में कि टू लिटिल टू लेट,
ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि रूटीन है, 3 साल से सुन ही रहे हैं कि साहब रवांडा भेजा जाएगा, रवांडा भेजा जाएगा। अभी तक तो भेजा नहीं गया था, और बार बार कहीं ना कहीं कोई रोड़ा आ जाता है, और अभी भी ये नहीं पता कि वो वाकई भेजा भी जाएगा नहीं भाई भेजा जाएगा। मुमकिन है कि जो अगली फ्लाइट्स हैं, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 4 से 8 हफ्ते, बल्कि 8 से 10 हफ्ते का वक्त लग सकता है। पहली फ्लाइट जो चार्टर होके जाएगी रवांडा में, जो लोगों को वहां छोड़ के आएगी। तो अभी वक्त दूर है, इसलिए अभी दावा नहीं किया जा सकता। क्या है कि इन्होंने रवांडा की गवर्नमेंट को पैसा दिया है, यानी तकरीबन 240 मिलियन पाउंड के आसपास उनको पहुंच गया है। 20 मिलियन और 1.5 मिलियन और जाएगा। उसके बाद में समझा ये जाता है कि तकरीबन 6 मिलियन पाउंड्स की रकम रवांडा को दी जाएगी, और उसमें ये होगा कि भाई इन लोगों को बसाई। तो यहाँ जो भी आएगा इलीगल तरीके से, उसको आइडेंटिफाई करेगी इस मुल्क की सरकार, और उनको चार्टर्ड फ्लाइट्स पे बिठा के रुवांडा पहुंचा दिया जाएगा। रुवांडा में जो सरकार है वो उनके रहने सहने खाने का बंदोबस्त करेगी, जब तक कि उनकी एप्लीकेशन पे विचार होता है। मतलब ये कि जो प्रोसेसिंग होगी इनकी असाइलम मांगने की, वो वहां पे होगी रुवांडा में, इस मुल्क में नहीं होगी। यहां से तो पहली फुर्सत में उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, और किगाली रुवांडा की जो राजधानी है वहां पे भेज दिया जाएगा, और फिर वहां पे प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस करने में 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेंगे, अपील करेंगे 3 महीने लगेंगे, तब तक वो एक तरह से सरकार के मेहमान होंगे, और उसका सारा खर्चा जो है वो इस मुल्क की सरकार देगी। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में इसमें कामयाबी होती भी है नहीं होती। अगर फर्ज करिए ये कुछ भी कामयाबी नहीं होती, तो ये जो इतना बड़ा तमाशा है, इससे धेले भर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम अपने दूसरे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। ये है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य। उनसे जानते हैं, ब्रिटेन ने सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल पास कर दिया है, इसके साथ ही अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजे जाने का रास्ता खुल गया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसको ऐतिहासिक करार दिया है, लेकिन मानवाधिकार संगठन इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनकी आपत्ति रवांडा के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ी है। क्या रवांडा ब्रिटेन के प्रवासियों के लिए वाकई तैयार है? अभी उनका जो लीडर है पॉल कगामे वहां मान रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए, वेस्ट के लिए वो ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है। अब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, बल्कि उधर भी देखा जाए तो ही इज विनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, वो वोट जीत के आ रहे हैं। तो उनको कुछ लोग तो उनको स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं। और रवांडा का जो वो जब पावर में आए थे 1995 में, दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड मॉडर्न हिस्ट्री में, दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड रवांडा में हुआ था। उसके बाद ये पावर में आए थे। तब से लेके आज तक ये कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स है, लेकिन कंट्री तो शांत है ना। और कंट्री इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अफ्रीकन इकोनॉमीज। हर साल वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास इकोनॉमी बजाय रख रहे हैं, जबकि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, अ वेरी स्मॉल कंट्री। इट इज स्मॉल साइज, इनका साइज जो है इट्स ऑलमोस्ट दिल्ली या दिल्ली से भी छोटा होगा। उस कंट्री में अगर आप 10% ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि उस हिसाब से, हाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहुत सारे अभियोग है। और ये तो बल्कि इजराइल ने कुछ साल पहले जब डील किया था उस टाइम पे भी ये आया था। प्लस बहुत सारे रिफ्यूजीज ऑलरेडी रवांडा में है ना। वो हुटू और टुट्सी के जो लड़ाई हुए थे, अभी भी बहुत सारे रिफ्यूजी उधर है। तो रवांडा का एक तरफ से, रवांडा की मिनिस्ट्री का कहना है कि उनके पास वो तजुर्बा है। ब्रिटेन ने अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए रवांडा को ही क्यों चुना? एक तो रीजन ये है कि रवांडा ने खुद इंटरेस्ट भी दिखाया होगा। रवांडा का काफी इस मामले में तजुर्बा है। रवांडा के साथ कुछ साल पहले 2021 में डेनमार्क ने भी रवांडा के साथ एमओयू किया है इसी बारे में। तो ईयू का, जैसे ईयू ने टर्की के साथ एक डील किया था ऐसे ही रिफ्यूजीज को लेने के लिए। तो रवांडा, माना कि ये 4,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये रवांडा में, यूके में बहुत सारे रिफ्यूजीज जो आते हैं, वो ये कंट्रीज जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से, उधर से आते हैं। तो इनको मतलब ये लगा होगा कि हाँ, रवांडा में क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास, और उनके पास एक होटल है, होप होटल करके, जिसमें ऑलरेडी वो होटल बना ही था ये हुटू टुट्सी, जो टुट्सी रिफ्यूजीज है उनको रखने के लिए। उनके पास रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसीलिए ये बात रवांडा के साथ बढ़ाया गया था। लेकिन मैं आपका ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं एक शंका इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये डील सही में पास हो जाए, पास तो हो ही गया, अगर ये इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाए, तो
आगे के दिन इट कैन क्रिएट अ रेस टू द बॉटम। मतलब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे आगे बढ़ के आ सकते हैं कि हाँ भाई हम भी रिफ्यूजीज रखेंगे। और जिस तरीके से ईयू में रिफ्यूजी के ऊपर एक बहुत सारे राइट विंग पॉपुलिस्ट मूवमेंट जैसे चल रहा है, एंटी इमिग्रेंट फीलिंग जैसे चल रहा है, इट इज हाईली लाइकली कि बहुत सारे देश आने वाले दिनों में ऐसे ही डील करे। रवांडा के पास कल को उगांडा भी बोल सकता है हम भी रखेंगे, साउथ अफ्रीका बोल सकता है। तो ये एक बहुत इट कैन क्रिएट अ वेरी बैड एग्जाम्पल। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा शुरू हो गया है। 22 अप्रैल को उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार बढ़ाने और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थिरता लाने जैसे मसलों पर चर्चा हुई। रईसी का दौरा अहम क्यों है? इसकी दो वजहें हैं। नंबर 1, ये ईरान पाकिस्तान संघर्ष के बाद रईसी का पहला पाकिस्तान दौरा है। दरअसल जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की थी। फिर पाकिस्तान ने ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद जंग के हालात बन गए थे, लेकिन बातचीत से मसला सुलझा लिया गया था। दोनों देशों ने पुराने रिश्तों का हवाला देकर शांति लेने की बात की थी। रईसी के दौरे में बची खुची कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश हो रही है। नंबर 2, ईरान इस वक्त इजराइल के साथ भी उलझा हुआ है। 13 अप्रैल को उसने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे। फिर 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान में आर्मी के बेस पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्टों में विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कहा गया कि हमले के पीछे इजराइल है, मगर ना तो इजराइल ने जिम्मेदारी ली, ना ही ईरान ने माना कि उसके यहाँ हमला हुआ है। जानकारों ने कहा दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचना चाहते हैं, इसलिए तरकीब अपनाई। इसके बावजूद ऑल आउट वॉर की आशंका खत्म नहीं हुई है। चर्चा ये भी कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। जंग बढ़ने की स्थिति में ईरान को शक्ति संपन्न मित्र देशों की जरूरत होगी। पाकिस्तान वो मित्र बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, यानी पाकिस्तान का साथ ईरान की स्थिति को मजबूत कर सकता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका की दिग्गज यूनिवर्सिटीज में इजराइल हमास जंग का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। वहां प्रोटेस्ट इतना बढ़ा है कि पुलिस को दखल देना पड़ा। 22 अप्रैल को पुलिस ने न्यूयॉर्क और येल यूनिवर्सिटी में लगभग 100 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। यहूदी छात्रों को बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। प्रदर्शनकारी कौन है और वो क्या चाहते हैं? कई छात्र संगठन हैं जिन्होंने गाजा के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। उनकी मांगे ये हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसी कंपनियों से रिश्ता तोड़ें जो इजराइल हमास जंग से फायदा कमा रही हैं। इजराइल यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में चलाए जा रहे प्रोग्राम्स को बंद किया जाए और इजराइल हमास के बीच तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम हो। कैसे बढ़ा ये मामला? अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास जंग शुरू हुई। तब से अमेरिका के कॉलेजों में स्टूडेंट्स दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा इजराइल की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, जबकि दूसरा धड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। इसके चलते टकराव बढ़ा है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रो फिलिस्तीन छात्रों ने प्रोटेस्ट के लिए टेंट लगा लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको मना किया, जगह खाली करने के लिए कहा, मगर वे नहीं माने। आखिरकार प्रशासन ने पुलिस बुला ली। 17 अप्रैल को पुलिस ने 108 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया। माना जा रहा था इससे कैंपस में चल रहा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे छात्रों ने कैंपस के दूसरे लॉन में फिर से टेंट लगा लिए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया और ऑफलाइन क्लासेस भी बंद कर दी गई। हालांकि कहानी यहीं पर नहीं रुकी। जल्द ही प्रोटेस्ट दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी फैल गया। इन प्रदर्शनों में यहूदी विरोधी नारेबाजी की रिपोर्ट्स भी आई, जिसके चलते यहूदी छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।